अस्सलाम वालेकुम। आई एम शेख अब्दुल रहमान फ्रॉम इन्वेस्टर हब। बात करते हैं एनडीएम के ऊपर। देखें, एनडीएम के ऊपर जो है बहुत मरतबा सवालात होते हैं लोगों के जहनों में। जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और वही को वो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो एनडीएम्स के अंदर जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स होती हैं, 1 करोड़ बाई को ले लिया गया, 1 करोड़ वर्ल्ड कॉल ले लिया गया, 5 करोड़ एच को ले लिया गया, तो वो लोग समझते हैं कि जब ये इतनी बड़ी बाइंग इस मेंबर ने की है तो इसका मतलब है अब इसने चलना है ऊपर। ठीक है ना, अब ये ऊपर चलने वाला है और इसकी पीछे जो है वो लोग भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी उठा लेते हैं। तो देखें, इस कॉन्सेप्शन में कितनी हद तक सच्चाई है, ये कितना हद तक सही है या गलत है, इसको उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, निगोशिएटेड डील मार्केट जो है ये एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले तो आपने अक्सर सुना होगा ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन या एनडीएम दोनों एक ही चीज को कहते हैं। तो जब मार्केट ऑफ हो गई, खत्म हो गई, ये बंद हो गई 3:30 पे, अब मुझे एक डील करनी है, 3:31 पे मुझे अपना एक सौदा बेचना है, तो मार्केट तो बंद है, बायर मेरे पास मौजूद है। तो अब क्या मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि यस, ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। इसको फैसिलिटेट कौन कौन करता है? इसको मेंबर्स फैसिलिटेट करते हैं और उसको नेशनल क्लियरिंग फैसिलिटेट करता है। मेंबर को लाजम है कि वो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए मेंबर जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड स्टॉक मेंबर्स जो हैं, जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड है, उनके लिए लाजिम है कि वो इस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज भी करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई होटल में बैठ के ये काम हो जाए। ये होगा एक्सचेंज के अंदर ही, मगर टर्मिनल के ऊपर नहीं होगा। यानी कि वो टर्मिनल जिसपे आप सुबह 9:30 बजे बैठते हैं और 3:30 बजे बंद हो जाता है, कैट्स के ऊपर ये काम नहीं होगा। ये क्योंकि नाम ही इसका ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, तो ये ऑफ मार्केट के अंदर जो है ये इस चीज की सेटलमेंट या इस चीज की वर्किंग वगैरह होगी। इसको एनसीसीपीएल फैसिलिटेट करता है। उसकी ट्रांजैक्शन को T+2 जो नॉर्मल मार्केट में होती है, इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो T+60 तक चली जाती है, T+10, T+20, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से इसको लेके चला जाता है इस नॉन निगोशिएटेड डील मार्केट को। क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसके अंदर बायर और सेलर दोनों के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी चीज को किसी भी रेट पे बेच दें या उसको खरीद लें। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा कि 1 लाख OGDC जो है वो 30 रुपये का बिका हुआ है, और 1 लाख हैस्कोल जो है वो 100 रुपये का बिका हुआ है, और 500 एंग्रो 800 रुपये के बिके हुए हैं, और OGDC जो है 1,000 रुपये के ऊपर NDM हुआ है। अब सवाल ये है कि ये तो उनकी मार्केट्स वैल्यू नहीं है। एक चीज़ 100 रुपये की है तो इधर 10 रुपये दिखा रहा है, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो उधर 300 रुपये का दिखा रहा है ऑफ मार्केट में। तो ये चीज़ है क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, जब आप लोग कोई भी ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड की बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं। एक बंदा आता है, उसके बोनस शेयर आए हैं 230, उसको अपने बोनस शेयर पूरे करने हैं, तो वो क्या करता है कि वो ऑड लॉट मार्केट से ले लेता है। ठीक है, इसी तरीके से जब ओवरऑल पूरा का पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज का पीछे बैकएंड पे सेटलमेंट सिस्टम है, उसमें हर चीज़ बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 की तरह बिल्कुल सीधी नहीं है। उसके अंदर बड़ी सारे सेटलमेंट्स इश्यूज ऐसे आते हैं, कहीं राइट्स गिरे हैं, कहीं बोनसेस गिरे हैं, कहीं की कुछ मेंबर टू मेंबर पेमेंट्स हैं, और उसके अलावा भी बैकएंड पे बदले की मार्केट है, फ्यूचर सेटलमेंट्स हैं, और जो लॉट टूटी हुई हैं उनको सही करना है, उनकी उन उस तमाम के तमाम क्लोजिंग बेसिस पे जितने की बाय हुआ है मार्केट के अंदर उतने की सेलिंग सामने दिखानी। तो लॉट्स ऑफ वर्किंग्स मौजूद है बैकएंड के ऊपर। कुछ भी जो है वो बिल्कुल 1 2 3 की तरह सीधा नहीं है। उन सब की बैकएंड के ऊपर सेटलमेंट होती है। ठीक है, उसको सेटल किए बगैर आप नहीं जा सकते ना मार्केट से, कि आपने आज पूरी मार्केट में 16 करोड़ शेयर का काम हुआ या 16,75,880 शेयर का काम हुआ, तो मैं सिर्फ 14 करोड़ की सेटलमेंट करके उठ गया और बाकी का पता ही नहीं लगा। आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने आज कुछ परचेज़ किया है तो अगले दिन जब आप सुबह देखें तो आपके अकाउंट में ना आ रहा हो। तो जिसने आपको बेचा है उसका ट्रैवल रूट पूरा क्लियर रखने के लिए कि वो उसका बिका हुआ आपके अकाउंट में आना और आपके अकाउंट से पेमेंट्स उसी के अकाउंट में जाना, ना कि किसी चौथे बंदे के चले जाए, यही एक्सचेंज का काम है। तो ये एक बैकएंड टूल है जो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स के अंदर वो अपनी मर्जी की एक अमाउंट डाल के उस चीज़ को सही कर लेते हैं। तो वो बैकएंड एक टूल को इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर? अब होता ये है कि अक्सर आप लोग मेंबर्स को देखते हैं कि उसने 25-25 लाख शेयर ले लिए, 50-50 लाख ले लिए, या कोई भी मामला आप इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज देख रहे होते हैं। तो आप ये भी देखा करें कि देखें सामने रेट क्या चल रहा है। क्या रेट 1 करोड़ शेयर जो है वो मार्केट रेट से 30 रुपए ऊपर लेके ले लिया गया है? तो देखें, इसके पीछे कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं है
कि ये वाकई 30 रुपए ऊपर करके उससे माल खरीद लिया गया है और उसके बाद जो उसके पास कोई न्यूज और आगे चलने वाला है, कि उसने अपनी बैकएंड किसी ट्रांजेक्शन को सीधा किया है। उसने मेरे ख्याल से उस बंदे से 70 करोड़ रुपए लेने थे, तो और उसके पास जो शेयर जो पड़े हुए थे वो 40 करोड़ रुपए के थे, तो उसने उसके साथ सेटल किया कि यार तुम एक काम करो, 70 के रेट के ऊपर ये करके ये अमाउंट तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 करोड़ शेयर, और मुझे तुम 30 करोड़ की जो है ना बैकएंड के इस जगह पे यहाँ पे सेटलिंग कर देना, मैं वहां पर तुमसे जो है वो 30 रुपए नीचे करके ये चीज 70 लाख अपने पास मंगवा लेते, तो कुछ भी सेटलिंग करके वो अमाउंट का डिस्बर्समेंट आपस में कर लेते हैं। क्या हो सकता है कि दो अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन बड़ी बड़ी ऐसी घूमी हो जिसके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा हो, डिफरेंस को पूरा करने के लिए उन्होंने ये वाली वर्किंग की हो। कई मरतबा जो है जब आपकी फोर्स सेलिंग होती है उसके अंदर बड़े सारे मसाइल आते हैं, ये जब बदले के ऊपर जो लोगों ने माल लिया हुआ होता है उनकी सेटलमेंट के लिए ये चीज की हुई हो, तो देखिए इसके अंदर जो मामला होते हैं वो ये होता है। एक मामला मैं आपको बताता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ऑक्टोपस का शेयर जब आया चाहिए तो उसके बाद उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी, शेयर लिमिटेड लोगों के हाथ में थे। तो अब मैं क्या करता था कि मैं 3:30 बजे के बाद जो है ना मार्केट में आवाज लगाता हूँ कि यार जिसके पास भी ऑक्टोपस का शेयर है ना वो मुझे 7 रुपए ऊपर दे दे, मैं लेने को तैयार हूँ। एक बंदा मुझे टकर जाता है और वो मुझे कहता है कि ठीक है यार मैं 7 नहीं 10 रुपए ऊपर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि उससे एक एनडीएम घुमा लेता हूँ। अब ये एनडीएम जो है वो क्लाइंट टू क्लाइंट ब्रोकर टू ब्रोकर होती है, लेकिन हमारे को ब्रोकर्स चाहिए होते हैं ताकि वो सेटलमेंट रिकॉर्ड भी हो और डिस्क्लोज भी होनी होती है। तो मैंने क्या किया कि 1 लाख शेयर उससे 10 रुपए ऊपर, मार्केट जो चल रही है उससे ऊपर ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑफ है, मुझे डिसेंट्रलाइज मैंने सेंट्रलाइजेशन रूट लिया ही नहीं। डिसेंट्रलाइज रूट लिया तो मैंने अपनी मर्जी का एक रेट दे दिया, उसने उस रेट पे एग्री किया, मैंने अमाउंट उसके अकाउंट में डलवा दी, उससे अकाउंट शेयर मेरे पास डलवा दिए। क्योंकि ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन के अंदर बायर और सेलर जो है वो मार्केट रूल रेगुलेशन की जो प्राइस की वर्किंग है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि मार्केट में अगर वो आपको 70 रुपए का चल रहा है तो मैं उसको ये कह के नहीं कर सकता कि यार मुझे तुम 55 रुपए का दे दो, वो देना भी चाहे तो नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर सर्किट ब्रेकर सिस्टम है। सर्किट ब्रेकर ऑन लग जाएगा एक लेवल पे आके वो ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं जा सकता। इसी तरीके से कोई वहां पे मुझसे 80 रुपए का मेरा चीज खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद सकता, सर्किट ब्रेकर जो ऊपर ऊपर का लगा हुआ है वो लॉक हो जाएगा, तो वो मुझके लिए इंतजार करना पड़ेगा सर्टन पीरियड पे। लेकिन मैंने इस चीज से आजाद होके एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में इस काम को निपटा लिया। उसका भी काम हो गया कि उसको 2-3 लॉक का इंतजार नहीं करना पड़ा कि कब वो रेट आए, और मेरा भी काम हो गया कि मुझे आज की को मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता, मुझे लगता है ये 200 रुपए हो जाएगा तो मैंने उससे 10 रुपए ऊपर ले लिया, उसको लगता है कि बस यहीं से नीचे चला जाएगा, उसको वो मुझे बेच दिया। तो हमने एक ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन टूल का फायदा उठाते हुए वो डील हमने आपस में कर ली। वक्त ने देखा कि जिस बंदे ने 10 रुपए ऊपर लिया उसने उससे भी 30-40 रुपए ऊपर बेचा, लेकिन उसने वक्त से पहले ही जो है, जब वो रेट नहीं था मेन मार्केट के अंदर, उससे पहले ही वो माल जमा कर लिया। तो उसने कोई क्वांटिटी जमा कर ली, सबको आवाजें लगाता रहा कि भाई जिसको देना है इस रेट पे 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। और लोग बेचते हैं क्योंकि हर किस्म का नेचर का बंदा स्टॉक में होता है। ऐसा भी होता है जो छिपकली आ जाए उससे डर जाता है, ऐसा भी होता है जो सामने से शेर आ जाए हाथी आ जाए तो भी नहीं डरता, खड़ा रहता है। तो लोगों को डर होता है यार कि आज पैसे मिल रहे हैं, कल पता नहीं कोई धमाका हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, नीचे गिर जाए, मेरा को अभी जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, दे देते हैं। कई लोग कहते हैं हम एंड तक की सवारी देखेंगे, कई कहते हैं 2 रुपए भी मिल रहे निकल जा। हर किस्म का बंदा होता है ना, तो आपको बायर मिल भी जाता है, सेलर भी मिल जाता है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मार्केट्स के अंदर जो है ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट होती है, और इस तरीके से आप अपने शेयर को ऊपर भी, जिनको पता होता है पोटेंशियल्स के है उसके अंदर आगे या कोई मूवमेंट होने वाली है या कोई भी काम, ये काम किसी भी काम में हो सकता है, आप प्लॉट में भी चले जाएं। मुझे मालूम है मेरे अंदर खाने बातचीत थी मिनिस्ट्री में, मेरे को मालूम चल गया यहाँ पे एक एयरपोर्ट आने वाला है, मैंने पहले उस जगह पे जमीन लेके बैठ गया। ठीक है, उन इलाके वालों को मैंने बोला भाई 10-10 लाख की बिल्डिंग 12-12 लाख में मेरे को दे दो। बैरियर टाउन में आपने देखा वो 1.5 लाख रुपए की फाइल जो थी वो लोग एडवांस में लेके बैठ गए, 2-2 लाख की। लोग हंसते थे जिनके पास 15,000 वाली थी, वो कहते थे हमने तो 15,000 रुपए भरे, ये बेवकूफ हमें 2 लाख में लेके जा रहा है। लेकिन वो जो 2 लाख रुपए में उनसे खरीद रहा था वो बेवकूफ नहीं था, वक्त ने साबित किया कि उसने 2 लाख की फाइल उन सबसे लेकर 18 लाख में बेच दी। तो वो इसी तरीके से एनडीएम मार्केट्स के अंदर भी इस किस्म की ट्रांजेक्शन होती हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। तो क्या हर ट्रांजैक्शन ऐसी होती है? तो उसके लिए मैंने फिर वापस अपने थोड़ा सा पीछे अगर आप जाके सुनेंगे कि देखें, मार्केट के अंदर जो एनडीएम है वो इस टूल को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि बैकएंड्स के ऊपर जो अकाउंट्स वर्क चल रहा है, सेटलमेंट वर्क चल रहा है, उसके अंदर कहीं परेशानी ना हो, उसके अंदर कहीं इशू हो, तो आपके पास एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मौजूद हो, जहां पर आप एक सेलर और बायर आमने सामने खड़े होकर अपनी मर्जी का एक रेट सेटल करके उसके ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन को कर सके। तो उस ये बेसिक पर्पस तो इसका ये है, लेकिन इसका फायदा उठाया जाता है और हमने माजी में देखा है कि बड़े बड़े मेंबर्स, बड़े बड़े ब्रोकर इसका फायदा उठाते हैं इस एनडीएम मार्केट का। और वहां के अंदर कोई भी किसी को, यानी कि कोई सस्ते दामों या किसी बंदे का कोई माल फंस गया है,
उससे उसका माल अच्छे दामों उठा के उसको रिलीज करवा दिया, या कोई फंसा हुआ है उसका माल बहुत ही नीचे पकड़ के उससे ले लिया, क्वांटिटी कहीं जमा कर ली, किसी चीज को उन्होंने अगर चलाना है या इन फ्यूचर उनके पास कोई चीज है, तो इस वाली रूट को या इस वाले टूल को इस्तेमाल करके वो ये लोग वर्किंग बना लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत सारी शेयर एक लेवल तक जमा होता रहा और फिर एकदम उस पर लॉक लगना शुरू हो जाते हैं, तो बंदा कहता है यार हमने देखा था वो एनडीएम में इतना 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 माल जमा हो गया था। लेकिन क्या हर ट्रांजेक्शन ऐसी होती है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि जब उसकी प्राइस है, एक चीज एंग्रो चल रहा है इस वक्त 230, 240, 250 रुपए का, तो 750 रुपए पे अगर किसी ने एनडीएम घुमा लिया, तो इसका इसका क्या मतलब है? कि ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ उससे जमा कर लिया, तो उसका तो नुकसान ही है ना कि पहले तो वो 750 हो तो उसकी बाइंग रेट के ऊपर आए, और जिसने बेचा तो उसका तो वारे नहीं आ रहे कि मैं तो आज ही 250 की 750 की बेच के जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। जब आप रेट को देखते हैं तो पता लगता है हैस्कोल 70 रुपए के ऊपर एनडीएम हो गया, तो इससे पता लगता है कि बैकएंड के ऊपर कि ये इन मकसद के लिए नहीं कि कोई माल लेके इसको एक्यूमुलेट करके इसको ऊपर कहीं ले जाके चलाने वाला है। हर ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसा नहीं होता। तो एक सर्टेन परसेंटेज है कि बाकी इस वाले रूट को इस्तेमाल करके या इस वाले टूल को इस्तेमाल करके वो वाली वर्किंग भी की जाती है, जो लोग वाकई सोचते हैं कि माल जमा हुआ और ऊपर गया, तो नो डाउट इसके अंदर हम मना नहीं करते। लेकिन ये जो एनडीएम है, इसको देख के कभी बाइंग नहीं की जा सकती कि यार जब भी कोई माल जमा हुआ तो मैंने भी खरीद लिया, जब भी कोई माल जमा हुआ तो मैंने भी खरीद लिया, तो वो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो देखिए, अगर बाइंग ऐसे ही होना शुरू हो जाए कि एनडीएम को आपने देखा और उसके अंदर आपने बाइंग स्टार्ट कर दी, तो फिर ये बताइए कि जो एक पूरा का पूरा टाइम होराइजन होता है, कि सारी बात है डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के, मिडिल टर्म के, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, फंडामेंटल चेक होता है, डिविडेंड ग्रोथ होती है, शेयर्स की वॉलिटिलिटी होती है, पीई रेशियो होता है, इंडस्ट्री सेक्टर्स की ग्रोथ होती है, फ्यूचर फोरकास्ट होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की, ईपीएस की, उनकी सिस्टम की। तो द पॉइंट इज दैट कि फिर ये पूरे के पूरे फंडामेंटल चेक को तो उड़ा दिया जाए और इन्वेस्टमेंट्स की पूरे के रूल्स को जो है, स्ट्रेटजीज को रोक दिया जाए, एनडीएम देखा जाए, उसमें जितना ज्यादा बाइंग हुई वो ले लिया जाए, और उसके बाद उसका बैठ के इंतजार किया जाए कि इस बंदे ने इतने इतने उठा लिए हैं, अब ये चलेगा ही चलेगा। तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। परचेजिंग ऑफ स्टॉक ऐसे नहीं होगी। तो ये परचेजिंग ऑफ स्टॉक, इवन के कोई एलिमेंट जो फंडामेंटल चेक भी देख रहा होता है, वो भी किसी एक एलिमेंट को देख के जो है इसका फैसला नहीं लेता कि इसकी पी रेशो बड़ी कम आ रही है तो एंट्री ले लो। क्या पता उसकी जो वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर खड़ी भी हो, तो फिर आप फिर फंस गए। तो तो जो जो असल रूट है उसके ऊपर किसी एक चीज को चेक करके नहीं लिया जा सकता। तो ये तो सिर्फ एक टूल है सेटलमेंट का। तो एनडीएम को देख के कभी भी बाइंग रिकमेंडेड कभी भी नहीं की जाती।